हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्लास में कल्चुरी शासक वंशों को पढ़ा, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा जो पुराना कल्चुरी वंश है वो समाप्त हो गया है, तो आज हम एक नया टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, कवर्धा के फड़ी नागवंश। अब हम कवर्धा के फड़ी नागवंश में क्या क्या पढ़ेंगे, हम इनका शासन क्षेत्र पढ़ेंगे, शासनकाल पढ़ेंगे, कौन संस्थापक थे तथा इन राजाओं का कवर्धा क्षेत्र में क्या क्या योगदान था। तो चलिए देखते हैं आज कवर्धा के फड़ी नागवंश जो शासनकाल, मतलब आप कवर्धा के जो कवर्धा के राजाओं का जो फड़ी नागवंश राजाओं का शासनकाल कब से कब तक था। तो इन्होंने क्या है 11वीं सदी से 14वीं सदी क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में शासन किया। उसके बाद है आपका शासन क्षेत्र, मतलब कहाँ पे शासन किया इन्होंने, कौन से क्षेत्र में शासन किया, कवर्धा क्षेत्र में फड़ी नागवंशी राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। उसके संस्थापक, अब जो फड़ी नागवंश के संस्थापक कौन थे, फड़ी नागवंश के संस्थापक जो इस राजवंश की नींव रखने वाला वो राजा अहिरास था ना, अहिरास थे संस्थापक फड़ी नागवंशी। उसके बाद जो इस वंश ने कौन से वंश ने, कवर्धा के जो फड़ी नागवंश ने कलचुरियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता मतलब इन्होंने जो है ना कलचुरियों के मतलब शासन क्षेत्र में क्या है, इन्होंने उनकी मतलब एक प्रकार की दास्ता स्वीकार कर थी। मतलब जो कलचुरियों बोलते थे वो लोग कवर्धा के फड़ी नागवंश लोग कार्य करते थे अपने शासन क्षेत्र में। उसके बाद जो प्रमुख शासक, अब कौन कौन शासक थे कवर्धा के फड़ी नागवंश थे, तो सबसे पहला है आपका गोपाल देव। गोपाल देव को याद रखेंगे ना, गोपाल देव ने अब क्या किया, गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में, आप देख रहे हैं 1089 ईस्वी में 11वीं सदी में क्या है, कवर्धा में छपरी ग्राम, कौन सा ग्राम है आपका, छपरी ग्राम में क्या किया, इन्होंने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। कौन से 11वीं सदी में छपरी ग्राम में इन्होंने भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। आगे देखें भोरम देव मंदिर। अब जो भोरम देव मंदिर क्यों प्रसिद्ध, आप सभी लोगों को पता है कि ये छत्तीसगढ़ के खजुराहो। तो जो भोरम देव मंदिर की कलाकृतियां, ये भोरम देव मंदिर की कलाकृतियां एवं मूर्तियों के कारण, क्या मूर्तियों के कारण कला तीर्थ भी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, कला तीर्थ भी कहलाता है ना, कला तीर्थ मतलब खजुराहो का मंदिर कला तीर्थ कहलाता है। उसके बाद सेकंड है जो गोपाल देव के सहयोगी। अब कौन है गोपाल देव के सहयोगी, ये आपका गोपाल देव के सहयोगी कौन थे, लक्ष्मण देव राय थे ना। गोपाल देव के सहयोगी कौन थे, आपका लक्ष्मण देव राय। उसके बाद है भोरम देव जो मंदिर को ना चंदेल वंशी खजुराहो, ये आप भोरम देव मंदिर चंदेल वंशी कौन थे भाई, ये चंदेल वंशी जो अपने मध्य प्रदेश का था। मध्य प्रदेश के खजुराहो कहाँ है, छतरपुर जिला में ना। तो जो मध्य प्रदेश के जो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, चंदेल वंशी राजाओं ने कराया था। तो जो हमारा भोरम देव मंदिर है ना, उन्हीं चंदेल वंशी शासकों के अनुरूप बनाया हुआ मंदिर है। ओके, चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है ना। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। उसका जो हमारे जो भोरम देव मंदिर कौन से शैली में निर्मित है, तो भोरम देव जो मंदिर है ना नागर शैली में निर्मित है। ये शैली क्या होती है पता है आपको, जैसे कि हमारे ये गर्भगृह में स्थित है इसलिए नागर शैली। जैसे कि आप दक्षिण भारत चले जाए तो वहां जो कि अधिकांश जो मंदिर है ना कौन सी शैली में, दक्षिण भारत में सब आपका द्रविड़ शैली में है। ओके, ये भोरम देव मंदिर क्या है आपका नागर शैली में निर्मित है। अब जो भोरम देव कौन है, जो इस मंदिर का नाम भोरम देव में पड़ा, भोरम देव क्या है, एक आदिवासी नेता है। समझ में आया बात आप लोग को, भोरम देव एक आदिवासी देवता है। और जो भोरम देव का निर्माण फड़ी नागवंश काल में, कौन से काल में हुआ आपका, फड़ी नागवंश काल। देखिए ये जो काल दो कालों में बैठा हुआ है, एक छिंदक नागवंश एक फड़ी नागवंश। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फड़ी नागवंश, इसके बाद हम पढ़ेंगे छिंदक नागवंश। इसलिए मैंने कहा कि ये दो काल में बैठा हुआ है ना। तो जो भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन से काल में हुआ था, फड़ी नागवंश काल में हुआ था। समझ में इस बात। और जो उसके बाद पढ़ते हैं हम रामचंद्र देव। अब जो फड़ी नागवंश जो शासन काल में दूसरे नंबर के जो राजा थे वो है आपका रामचंद्र देव ना, भगवान राम से याद रखेंगे आप लोग रामचंद्र देव ने क्या किया था, रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में, देखिए 1349 ईस्वी में 14वीं सदी में, कौन सदी में आपका 14वीं सदी में भोरम देव के समय। अब किसके समय, भोरम देव मंदिर के पास में ही ना, भोरम देव मंदिर के समीप चौरा गांव में, अब ये भी ना चौरा गांव में क्या है, मड़वा महल, क्या है मड़वा महल को और क्या बोलते हैं, दूल्हा महल ना, मड़वा महल, दूल्हा देव एवं छेरकी महल को क्या बोलते हैं, शिव मंदिर बोलते हैं ना। छेरकी महल को क्या, शिव मंदिर का निर्माण कराया,
जो कि क्या है ना, आपका मड़वा में क्या है, विवाह का प्रतीक। अब विवाह का प्रतीक क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि यहाँ पर जो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह हुआ था, किसके साथ हुआ था, रामचंद्र देव के साथ ना। तो ये समझ में आया लोग। उसके बाद अपना लास्ट शासक है मोनिंग देव। अभी मोनिंग देव क्या है, आपका कवर्धा के फड़ी नागवंशी शासकों में अंतिम शासक है मोनिंग देव ना। मोनिंग देव अंतिम फड़ी नागवंशी शासक, अंतिम फड़ी नागवंशी शासक थे। अब इन्होंने क्या, रायपुर के जो कलचुरी, अब इनको पराजित किसने किया, रायपुर के जो कलचुरी शासक ब्रह्मदेव राय ने इन्हें पराजित किया। ये देखिए, रायपुर के कलचुरी शासक ब्रह्मदेव ने मोनिंग देव को पराजित किया। वो समझ में आई। उसके बाद हिंदी ग्रंथ, अब कौन सी बुक है, बहुत सारी बुक है, सब अपने अपने राइटर से बहुत सारे मतलब राजाओं को उल्लेख करते हैं कि ये सही है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार ये छत्तीसगढ़ी की एक बुक है जो पीएससी व्यापन जो आंसर लेती है, कौन सी बुक से, हिंदी ग्रंथ। हिंदी ग्रंथ के ग्रंथ बुक अकादमी की एक बहुत ही मजेदार बात यह है कि उत्तर चाहे गलत भी क्यों ना हो, लेकिन आयोग उसी को सही आंसर लेता है। तो आप लोग भी पढ़ा करिए हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रामचंद्र देव, अब बोलता है यहाँ पे हमने क्या देखा, फड़ी नागवंश के जो अंतिम शासक मोनिंग देव किसने हराया, ब्रह्मदेव राय। अब इसने बोलता है रामचंद्र देव को मोनिंग देव को हराया, तब किसको फैक्ट मानेंगे, आप दोनों को मान के चलिए। अगर ऑप्शन में रहेगा ABC रामचंद्र रहेगा तो आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन में अगर रहेगा ब्रह्मदेव को लगाएंगे। अगर ऑप्शन में ब्रह्मदेव नहीं रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, रामचंद्र देव को लगाइए। तो चलो क्यों ना एक बार फास्ट रिवाइज करते हैं, जिससे आपको काफी जो बेसिक नॉलेज और जो आपके माइंड में जो भी चल रहा हो काफी क्लियर हो। ओके चले, देखिए कवर्धा के जो फड़ी नागवंश के हम पढ़ रहे हैं अभी कवर्धा के फड़ी नागवंश, और जो कवर्धा के जो फड़ी नागवंश का शासनकाल क्षेत्र कौन से सन में था, कौन सी सीन था, इन्होंने 11वीं सदी से 14वीं सदी में इस क्षेत्र पे शासन किया। और जो संस्थापक कौन थे, अहिराज थे। और देखिए शासन क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र था, कवर्धा क्षेत्र में फड़ी नागवंश शासकों ने यहाँ शासन किया। देखिए इस वंश ने, अब जो इस वंश ने अंत में, जो इस वंश के अंत अब एक ही बात है भाई, जब एक राजा दूसरे राजा के राज्य पर अटैक करता है तो वो एक तो हारेगा दूसरा जीतेगा। तो वही हुआ कि जो इन्होंने जो कवर्धा के जो अंतिम शासक थे मोनिंग देव किससे पराजित हुए, आपका ब्रह्मदेव राय से पराजित हुए। जब ये पराजित हुआ तो वही बात है, इन्होंने कलचुरियों की सत्ता अधीनता स्वीकार कर ली। मतलब ये वही है कि भैया तुम हमारे बड़े बाप है, हम तुम्हारे छोटे भाई, तुम जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। समझ में आया। इस वंश ने आज समय में कलचुरियों के अधीन शासन किया। अब है प्रमुख शासक। अब इस जो शासन काल में प्रमुख शासक कौन कौन थे, देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा गोपाल देव। गोपाल देव को आप लोग याद रखेंगे। देखिए गोपाल देव ने 1089 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में, 1089 ईस्वी में या 11वीं सदी में कवर्धा में क्या है, भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। ग्राम छपरी में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया। अब भोरम देव मंदिर क्या है, भोरम देव मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट, भोरम देव मंदिर यहाँ की कलाकृतियों एवं मूर्तियों के कारण कला तीर्थ भी कहलाता है। बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट है कि हमें भोरम देव मंदिर को खजुराहो क्यों कहते हैं। देखिए एक कारण है कि जो चंदेल वंशी राजा कौन थे, गोपाल देव के सहयोगी कौन थे, आपका लक्ष्मण देव राय थे। उसका जो भोरम देव को, ये इस टॉपिक में पढ़ते हैं हम, भोरम देव मंदिर को भोरम देव क्यों कहा जाता है, भोरम देव मंदिर की आकृति कैसे है, इसलिए खजुराहो इसको किसलिए कहा जाता है। तो देखिए भोरम देव मंदिर की जो आकृति है मध्य प्रदेश के जो है ना खजुराहो, जो छतरपुर में स्थित है, तो वहां पे क्या उसका निर्माण किसने कराया था, चंदेल वंशी राजाओं ने करवाया था। देखिए चंदेल वंशी खजुराहो मंदिर के समान होने के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। कौन से किसका कारण होने के कारण, मध्य प्रदेश के जो खजुराहो के समान होने के कारण, चंदेल वंशी राजाओं ने बनाया था के समान होने के कारण इसे ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। समझ में इस बात। अब भोरम देव मंदिर, अब जो मंदिर है, अब ये एक ही इंपॉर्टेंट है कि मंदिर कौन सी शैली में बनी होती है। ये जो भोरम देव मंदिर है ना, नागर शैली में निर्मित है। समझ में आए, वो मैंने बताया ना, जब भोरम देव मंदिर जाएंगे तो एक गर्भगृह के ऊपर स्थित है, ये गर्भगृह के नीचे स्थित है। मतलब जैसे जाएंगे हम नीचे अंदर तो क्या जो शिव भगवान का जो मंदिर है, जो शिवलिंग है, वो क्या गर्भगृह के अंदर है। तो ये नागर शैली में निर्मित है। समझ में इस। उसके बाद है भोरम देव। अब भोरम देव क्या है, भोरम देव का नाम ही क्यों पड़ा, देखिए भोरम देव एक आदिवासी देवता है। कौन सी देवता है, आदिवासी देवता है। याद रखना अपने माइंड में, आदिवासी देवता है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं भोरम देव मंदिर का निर्माण कौन से काल में, फड़ी नागवंश काल में हुआ। रामचंद्र देव ने, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रामचंद्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कवर्धा के फड़ी नागवंश के दूसरे नंबर के राजा हैं, कवर्धा के ना। उसके बाद है रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी सन में, आपका 1349 ईस्वी में, कौन शताब्दी, 14वीं शताब्दी में, 14वीं सदी में भोरम देव के समय। अब किसके समय, देखिए
समझाता हूँ मैं। भोराम देव के समीप कहाँ है आपका चौराग्राम ना, चौराग्राम में क्या एक मड़वा महल का निर्माण करवाया। और जो मड़वा महल है, मड़वा महल किसका प्रतीक है, दूल्हा देव का प्रतीक है ना, यानी कि दूल्हा देव। और एवं पास में कौन से महल का निर्माण किया, छेरकी महल का निर्माण किया, जो क्या है शिव भगवान का प्रतीक है। देखिए अब मैं आपको मड़वा महल का और छेरकी महल के बारे में बताता हूँ। देखिए जो रामचंद्र जी ने बनवाया मड़वा महल, क्यों बनवाया, देखिए मड़वा महल में क्या है, रामचंद्र देव और जो कलचुरी राजकुमारी, कौन थी कलचुरी राजकुमारी, अंबिका देवी का विवाह इस महल में हुआ। और इस महल की क्या खास बात में, इसमें बहुत सारी जो आपका जो मैथुन कलाकृतियां मूर्ति स्थापित है। और जो यहीं पे जो मंदिर है एक मड़वा जैसे बना हुआ है जिसके अंदर शिव भगवान में, तो यहीं पे जो रामचंद्र देव और अंबिका देवी ने विवाह के समय फेरे लिए थे। और कुछ बहुत ही कलात्मक मैथुन और मतलब बहुत ही कामुक मूर्तियां स्थापित है इस जगह पे। और दूसरा है आपका जो छेरकी महल, छेरकी महल क्यों इंपॉर्टेंट है, छेरकी महल देखिए मड़वा महल के समीप आप कुछ दूर जब जाएंगे तो आपको वहां क्या मिलेगा, आपको छेरकी महल। अब देखिए इसको छेरकी महल क्यों बोलते हैं, छेरकी महल इसका एक कारण है कि जैसे ही वहां कोई भी जाता है तो उस जो मंदिर के सामने ना छेरी के समान गंध आती है, इसलिए इसको छेरकी महल बोला जाता है। देखिए छेरकी महल बस नाम है, लेकिन आप अंदर जाओगे तो आपको वहां शिव भगवान की यानी शिवलिंग की प्रतिमा मिली। देखिए जितने भी ये जो खजुराहो मंदिर है सब में अधिकांश में ना सिर्फ शिव भगवान की मंदिर मिलेंगे। तो भोरामदेव में भी क्या है आपका शिव शिव मंदिर यानी शिवलिंग की स्थापना है। समझ में इस बात, आगे बढ़े। देखिए कलचुरी राजचौरी अंबिका जी के विवाह मड़वा महल में, ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया। उसके बाद मोनिम देव जो आपका कवर्धा के जो फड़ी नागवंश राजाओं के जो अंतिम शासक थे, फड़ी नागवंश शासक रायपुर के कलचुरी शासक, किसने पराजित किया था मोनिम देव को, ब्रह्मदेव राय ने ना मोनिम देव को पराजित किया था। कौन से शासक, रायपुर के कलचुरी, रायपुर के जो लहुरी शाखा के जो ना ये क्या है शासक ब्रह्मदेव ने मोनिम देव को पराजित किया। उसके बाद हिंदी ग्रंथ ग्रंथ अकादमी बुक के अनुसार कौन लेता है कि मोनिम देव को रामचंद्र देव ने पराजित किया। तो देखिए आज हमारे क्लास में हमने कवर्धा के फड़ी नागवंश के बारे में पढ़ा। और एक और बात बताना चाहूंगा, देखिए लॉकडाउन चल रही है, आप लोग सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत ही वायरस बहुत ही खतरनाक है और कई लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं, कई लोग जाने जाए। तो प्लीज अपने आप को सेफ रखें और घर में सुरक्षित रहिए और घर में काफी अच्छे से पढ़िए। देखिए जो मेरा ये यूट्यूब जो क्लास रहता है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए सभी लोग जो बनाते हैं, हम चाहते हैं जैसे कि आप अभी तो ऑफलाइन क्लास चल नहीं रही है, सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाते, तो देखिए घर में बैठिए आराम से मोबाइल खोलिए, लैपटॉप खोलिए, टैबलेट खोलिए, मोबाइल खोलिए और प्लीज क्लास ओपन कीजिए और पढ़िए किसी भी यूट्यूबर। मैंने ये नहीं बोलता कि मेरी ही क्लास देखिए। और अपने दिमाग को बहुत फास्ट चलाइए। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो एक महाराणा प्रताप की जो एक कहानी है कि पड़ी बीच में नदी अपार, सुनिए ध्यान से, एंजॉय कीजिए। क्लास खत्म हो चुकी है, बस छोटा सी टॉपिक था, आप समझिए। पड़ी बीच में नदी अपार घोड़ा उतरे कैसे पार। देखिए पड़ी बीच में नदी अपार घोड़ा उतरा कैसे पार, राणा ने सोचा तब तक चेतक था उस पार। किसके उस पार भाई, नदी किस पार। यानी अपना दिमाग इस तरह से चलाइए कि जब महाराणा प्रताप जब घोड़े से जा रहे थे, जब युद्ध से वापस करके, जब वो अकबर ने अपने जो शासक भेजा था अमर किसको, तो जब घोड़ा से जा रहे थे, जब राणा ने जब सोचा कि इतनी बड़ी लंबी नदी हम कैसे पार करेंगे भाई, राणा से सोचने से पहले उसे घोड़ा चेतक ने छलांग लगी और राणा के घोड़े के साथ ही चेतक था नदी के उस पार। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये मेवाड़ आपके शासक हैं महाराणा प्रताप। तो आपने वही, तो आपको भी इसी तरह से अपने दिमाग में वर्क काम करना है कि पड़ी बीच में नदी पार घोड़ा कैसे उतरे नदी पार, राणा ने सोचा तब तक था चेतक उस पार। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।